हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो इन टुडेज क्लास हम बात करने वाले हैं अपने पॉलिटिक्स के चैप्टर की, और आज हम पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज प्रीजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। राइट। सो बच्चों, इंडिया बीइंग सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे बोला हुआ है आपको कि जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आता है। एंड अगर हम देखें डेमोक्रेसी के बेसिस पे तो हमारा इंडिया अगेन सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर इंक्लूड होता है। नाउ यहाँ पे एक वर्ड आया डेमोक्रेसी। तो बच्चों, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों ने खुद चुनी है और वो लोगों के लिए है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम देखें तो इंडिया का कैसा ट्रेडिशन है बच्चों? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करने का ट्रेडिशन है, जो कि हमें देखने को मिला है सदियों से। इन अ डेमोक्रेसी देयर इज नो प्लेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। यही डेमोक्रेसी का मतलब होता है। ऑल आर इक्वल, सारे ही लोग बराबर हैं बिफोर द लॉ। यट डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रेजुडिस भी होता है, इनइक्वालिटी भी हमें देखने को मिलती है इन सम और अदर वे। नाउ परसिस्ट इन अ सोसाइटी। अब ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमारी सोसाइटी में आज भी एग्जिस्ट करती है। और अगर हम रियलिटी में देखते हैं, इन नो सोसाइटी दीज आर टोटली एब्सेंट। कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन या फिर इनइक्वालिटी एब्सेंट होगी, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ये हर जगह ही प्रेजेंट होती है। टू व्हाट लेवल डू दीज डिफरेंसेस एग्जिस्ट? अब हम देखने वाले हैं कि किस लेवल तक ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो इनडिस्क्रिमिनेशन है, वो एग्जिस्ट करती हैं, और इसकी वजह से हमारा जो नेशन है वो भी ढंग से डेवलप नहीं हो पाता है। एंड हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाना पड़ेगा, सो दैट कि हम क्या कर पाए, हम राइट पाथ पे चल पाए और हमारा जो कंट्री है वो भी प्रोग्रेस कर पाए। नाउ अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा इंडिया मल्टीलिंगुअल है, विच मीन्स कि हमारे इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। मल्टी रिलीजियस है, मतलब कि बहुत सारे रिलीजन को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। एंड अगर हम एथनिकली देखें तो ये बहुत ही डाइवर्स सोसाइटी है। राइट। सो देयरफॉर डिस्पैरिटी इज ऑब्वियसली प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म। तो इसी वजह से जो डिस्पैरिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है। द काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन इंडिया आर द रिमेनर्स ऑफ द पास्ट। अब बच्चों, जितना भी हम क्या देख रहे हैं, इनइक्वालिटी देख रहे हैं, वो पास्ट के बेसिस पे ही हो रही है, which we have to discard, जिसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, कंप्लीटली हटाना पड़ेगा। However, there are many other anomalies। इसके अलावा भी बहुत सारी एनॉमलीज हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन को क्या करती है? राइज करती है। फॉर एग्जांपल, आपके इलिटरेसी हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, कॉम्युनलिज्म हो गया, या फिर आपके अगर रिलीजन की बात करते हैं, तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। राइट। और ये सारी ही चीजें ऐसा नहीं है कि एकदम से अराइज हुई है, नो, ये सारी ही चीजें जनरेशन टू जनरेशन चलती ही आ रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की, जो कि है प्रीजुडिस। नाउ प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे जज वर्ड आ रहा है, राइट। तो प्रीजुडिस का मतलब भी यही होता है कि जज करना दूसरे लोगों को नेगेटिवली, या फिर ऐसा फील करना कि वो लोग आपसे इंफीरियर है या फिर आपसे नीचे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रीजुडिस। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स फ्रॉम द सिटी एज वेल एज विलेज हैव नेगेटिव ओपिनियंस अबाउट ईच अदर। अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स विलेज के हैं और जो स्टूडेंट्स सिटीज के हैं, वो दोनों ही क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे के लिए अगर नेगेटिव फीलिंग्स को रखते हैं, दैट इज नोन एज prejudice। Right? So we are generally prejudiced against people who are physically or mentally challenged। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हम किन लोगों को जज करते हैं? जो फिजिकली और जो मेंटली देखें, जो चैलेंज होते हैं, हम उनको भी जज करते हैं। राइट। तो ये जो हम कर रहे हैं, दैट इज वेरी अनफेयर। नाउ द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड दिस पीपल विद रिजर्वेशन इन जॉब्स। तो हमने क्या देखा कि जो सरकार है उसने क्या किया है? इस प्रेजुडिस को कम करने के लिए उनको बहुत सारी रिजर्वेशंस दी है, जो डिफरेंटली एबल्ड या फिर स्पेशली एबल्ड पीपल्स हैं, एंड अदर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की है। नाउ दे आर कॉल्ड पीपल विद स्पेशल नीड्स। और पहले के अगर टाइम पे देखें तो हम उनको डिसेबल बोला करते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम उनको डिसेबल नहीं बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं पीपल विद स्पेशल नीड्स। ऐसे लोग जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है। नाउ प्रीजुडिस इज प्री जजिंग एन इंडिविजुअल। प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे प्री जज कर रहे हैं इंडिविजुअल को, एक्टिविटी को, किसी भी सिचुएशन को, विदाउट एक्चुअली हैविंग द फर्स्ट हैंड नॉलेज। यहाँ पे हमें अपने पास तो कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? बैठ के दूसरों को जज कर रहे हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। नाउ वी कैन बी प्रीजुडिस्ड अगेंस्ट
और इन फेवर ऑफ अ पर्सन, हम किसी चीज के बारे में जज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, तो किसी पर्सन को लेके जज करना, किसी कम्युनिटी को लेके जज करना, किसी पर्टिकुलर रिलीजन या फिर कास्ट को लेके जज करना, ये सारी चीजें प्रीजुडिस में आती हैं। नाउ ये बिल्कुल एक नेगेटिव परसेप्शन होता है जो कि हमारे लिए भी हेल्दी नहीं होता और सोसाइटी के लिए भी हेल्दी नहीं होता है। नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स इट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको एकदम फॉरबिड करता है, और जो हमारे एथिक्स और मोरल्स है वो भी इसको सैंक्शन नहीं करते हैं, बट स्टिल ये जो है प्रीजुडिस वो एग्जिस्ट करता है। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड टॉपिक जो कि है डिस्क्रिमिनेशन। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आप सबको भी पता होगा, विच मीन्स भेदभाव करना, राइट। सो समटाइम्स आवर प्रीजुडिस इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, हमारा जो प्रीजुडिस है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है विद सर्टेन पीपल, और हम क्या हो जाते हैं, हम उन लोगों के साथ काफी ज्यादा रूड हो जाते हैं, हम आइसोलेट कर लेते हैं उनको एकदम सोसाइटी से, एंड अल्टीमेटली हम हार्म भी करते हैं उनको सम अदर वे। नाउ दिस अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, हम क्या कर रहे हैं, जो ये अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ प्रीजुडिस, उसको ही हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। नाउ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हमारे भारत के संविधान में भी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको फॉरबिड किया हुआ है बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनी कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ रेस। हम किसी भी चीज को कंसिडर करके डिस्क्रिमिनेट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। हर एक इंसान इक्वल है कानून की नजर में, एंड डिस्क्रिमिनेशन इज अ नेगेटिव परसेप्शन। डिस्क्रिमिनेशन कैसा है बच्चों, एकदम नेगेटिव परसेप्शन है, एंड इसको हमें अवॉइड भी करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे सोसाइटी में डिसहार्मनी को क्रिएट करता है। नाउ इन ऑर्डर टू बैलेंस द स्केल द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज पॉजिटिव प्रेफरेंसेस। तो बच्चों इसी चीज को बैलेंस करने के लिए हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या करता है, वो अलाउ करता है ताकि पॉजिटिव रेफरेंसेस मिले इन द फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट। नाउ जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं या फिर अदर जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल वुमेन है, चिल्ड्रन है, ओल्ड पीपल है, माइनॉरिटीज है, इवन जो डिसेबल्ड है, उनको भी स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दैट इज ऑल अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। सो आई होप कि आपको दोनों ही वर्ड में यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कास्ट सिस्टम की। So, our society still suffers from the ills of narrow casteism, religion and gender inequality, right? आज के टाइम पे भी हमारी जो सोसाइटी है वो क्या कर रही है, वो कास्ट में बिलीव करती है, वो रिलीजन्स में बिलीव करती है, और वो इनइक्वालिटी को भी क्या करती है, बढ़ावा देती है। द स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी, तो आपने सुना भी होगा कि अनटचेबिलिटी पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा फॉलो होता था, और इवन आपको जान के शॉक भी होगा कि आज के टाइम पे भी ये एग्जिस्ट करता है। दो वुमेन आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, आज के टाइम पे भी जो वुमेन्स है, जो महिलाएं हैं, वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर रही हैं विदाउट मच अचीवमेंट। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट दे आर येट टू ब्रॉट एट पार विद देयर मेल काउंटर पार्ट्स। सो आज के टाइम पे भी उन्हें क्या करना पड़ रहा है कि मेल के जितने राइट्स को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, एंड डिस्क्रिमिनेशन विच स्टिल परसिस्ट इन वेरियस फॉर्म इन आवर सोसाइटी। और ये जो भेदभाव है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो आज भी एग्जिस्ट करता है, आज भी परसिस्ट करता है हमारी सोसाइटी में, एंड हम उसको प्रैक्टिस भी करते हैं ऑन द नेम ऑफ योर रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ योर कास्ट, लैंग्वेज, इकोनॉमिक स्टेटस एक्सेट्रा। नाउ ये जो कास्ट है, कास्ट को हमने पहले हिस्ट्री के चैप्टर्स में भी कवर किया था कि कास्ट को पहले के टाइम पे वर्ण के हिसाब से डिवाइड किया गया था, राइट। तो हमने क्या किया था, हमने क्लासेस के बेस पे, सोसाइटी के बेस पे हमने डिवाइड कर दिया था, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, हमने कास्ट सिस्टम बनाया था। देयरफॉर अगर कोई भी चाइल्ड कहाँ बॉर्न होता है, ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न होता है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण हो जाता है। द सेम इज ट्रू फॉर अदर कास्ट एज वेल, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर क्षेत्रीय के घर में अगर कोई पैदा हुआ है तो क्षेत्रीय ही होगा, राइट। तो इट मीन्स अ पर्सन कास्ट इज डिटरमाइंड बाय हिज और हर बर्थ। तो हमने देखा कि जो ये कास्ट है, किसी भी पर्सन का कास्ट किस पे डिपेंड करता है, कि वो बर्थ से ही डिसाइड हो जाता है कि उसका कास्ट क्या होने वाला है। Therefore, this system divides our society, और इसी वजह से ये क्या करता है, हमारे सोसाइटी को डिवाइड कर देता है हायर कास्ट में और लोअर कास्ट में। नाउ ये जो डिवीजन है वो एनकरेज करता है और ज्यादा लोगों को, जैसे कि जो लोग हायर कास्ट के हैं वो क्या करते हैं, वो भेदभाव करते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगेंस्ट द पीपल ऑफ लोअर कास्ट। नाउ द वर्क प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ द पर्सन, जो इंसान जो काम कर रहा है वही उसकी वैल्यू बताता है। द वर्क डन बाय द वॉशरमैन, गार्बेज कलेक्टर,
उसके अलावा एक्सेट्रा इज वैल्यूड, बट द पर्सन आर लुक डाउन अपॉन इन आवर सोसाइटी। अब बच्चों ये जो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल वॉशरमैन है जो कपड़े धोता है, गार्बेज कलेक्टर है जो कूड़े को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, ये भी कर तो अपना काम ही रहे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में इनको काफी ज्यादा नीचे तरीके से देखा जाता है। सो इट सीम्स दैट इफ अ पर्सन डज दैट, तो हमें ये दिखता है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा काम कर रहा है, so maybe by its very nature a dirty or undesirable task for the common good। लेकिन हम क्या समझते हैं कि जो भी वो टास्क कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, डर्टी टास्क है, या फिर हम बोलते हैं कि नेचर में ही नहीं है और एक कॉमन गुड्स के अंदर भी नहीं आता है। हिज सर्विस आर मच sought after। Now does it sound logical? क्या आपको ये लॉजिकल लगता है? Of course not, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि हर एक काम का क्या होता है, अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, उसकी इंपॉर्टेंस होती है। एंड द कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट इन अ सोसाइटी इज पिटेबल। अगर हम देखें तो हमें पिटी आना चाहिए, हमें खुद पे शर्म आनी चाहिए कि हम अभी भी इस टाइम पे कास्ट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एंड दे हैव टू डू ऑल द मिनियल और अनहाइजीनिक जॉब्स। और हम अभी भी बोलते हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको सारे अनहाइजीनिक जॉब करने हैं, उनको जो भी नीचे वाले काम होते हैं वो सारे करने पड़ेंगे, येट दे आर रिड्यूस्ड टू अ लोअर स्टेटस। और तब भी हम उनको क्या बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा लोअर स्टेटस के। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। नाउ ये जो रिडिकुलस कास्ट सिस्टम है वो बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल है, वो बहुत ही बड़ा क्या है, एक आपका बोल सकते हैं कि एक पत्थर की तरह बना हुआ है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों की वजह से हम इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। द पर्सन बॉर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट, अगर कोई भी पर्सन बॉर्न होता है पर्टिकुलर कास्ट में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉबलर की ही बात कर ले, उनको बहुत ज्यादा कंपेल किया जाता है कि वो फैमिली के जो वो है प्रोफेशंस है उनको ही फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉबलर का बेटा है तो उसको कॉबलर की ही जॉब करनी पड़ेगी। In such a situation, both the ability and the interest of that person, as well as the need of society and the economy of country suffer। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि जो पर्सन है और जो सोसाइटी की नीड्स है, जो इकोनॉमी है कंट्री की, ये तीनों ही चीजें अफेक्ट हो जाती है। नाउ ये जो कास्ट सिस्टम है वो क्या करती है, वो हमारे माइंड को एकदम नैरो माइंडेड बना देती है, एंड दे इवन फॉरगेट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ देयर नैरो कास्ट इंटरेस्ट। नाउ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट आउटकम ऑफ द कास्ट सिस्टम इज दैट इट हैम्पर्स द यूनिटी ऑफ कंट्री। और सबसे बेकार चीज क्या है कास्ट सिस्टम की, या फिर सबसे रिडिकुलस चीज क्या है, वो ये है कि इस कास्ट सिस्टम की वजह से हमारी जो यूनिटी थी देश के अंदर वो डिवाइड हो रही है, राइट। इट कम्स इन द वे ऑफ सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर हम देखें तो ये डेमोक्रेसी के बीच में भी आ रही है, एंड जो भी प्रोग्रेस है, जो भी डेवलपमेंट है, उसको भी रोक रही है। Now coming to our next topic जो कि है constitutional provisions। So there are provisions in our constitution, मतलब बहुत सारे provisions हैं हमारे संविधान में जो कि against है किसके, discrimination के, inequality के, and these are facilitated by the fundamental right। और इनको कौन facilitate करता है या फिर कौन चलाता है, हमारे जो fundamental rights हैं या फिर हमारे जो directive principles हैं of the state policy and the fundamental duties, उसके अंदर ये चीजें include होती है। नाउ राइट्स जो होते हैं, राइट, तो ये जो राइट्स हैं वो बहुत ज्यादा असेंशियल होते हैं गुड लाइफ के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, एंड बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो गारंटी भी देता है कि जो सर्टेन बेसिक राइट है वो सारे ही सिटीजन को मिलेंगे। अब इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट सिस्टम। नाउ ये जो बेसिक राइट है इन्हीं को ही हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब हम देख लेते हैं कि वन बाय वन कि हम सबके पास कौन कौन से राइट्स होते हैं। तो बच्चों ये सारे ही राइट्स आपको पता होने चाहिए। सो फर्स्ट वन इज योर राइट टू इक्वालिटी, विच मीन्स कि सारे जो लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास इतना राइट है आपकी कंट्री में कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, अगर कोई चीज गलत हो रही है तो इवन आप अपने व्यूज भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, अगर आप किसी को भी एक्सप्लॉयट करते हो तो क्या है बच्चों, वो इलीगल है, आप नहीं कर सकते हैं। Then right to constitutional remedies, after that you have right to freedom of religion, which means कि आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जो मन करता है आप उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो करना है, क्योंकि हमने क्या देखा कि हमारी जो इंडिया कंट्री है वो मल्टी रिलीजियस है, राइट। देन वी हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब कि हर एक पर्सन को राइट है कि वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं और एजुकेशन को भी गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी गई है तो बच्चों, तो ये पिक्चर है आपके
पार्लियामेंट की। नाउ कमिंग टू डू यू नो में हमें क्या बताया गया है कि देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन दी वर्ल्ड। अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में हमारे पास 8 मेजर रिलीजन्स होते हैं, जिसमें से है आपके हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम है, बुद्धिज्म है, उसके अलावा कॉन्फ्यूशियज्म है, जुडिज्म है एंड शिंटोजियम एंड टाओजियम। ये क्या है? ये सारे हमारे 8 मेजर रिलीजन्स है पूरे वर्ल्ड में जो कि माने जाते हैं। आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया है, इंडिया सेकुलर हो गया, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया एंड द गवर्नमेंट हैज पास लॉ। अब अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक बन रही है, कॉन्स्टिट्यूशन है उस कंट्री में, तो ऑफकोर्स है कि लॉज भी पास होंगे, राइट। सो जो पास हुए हैं लॉ, दैट इज अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लेजिटिमिटी ऑफ द चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो हमारा जो संविधान है उसने बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया, बैन कर दिया कि आप अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं कर सकते। टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म्स इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आप अनटचेबिलिटी को किसी भी फॉर्म में क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो वो किसके अंदर आ जाता है? वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर जाता है और उसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। The future of the caste system look like a little bright as it no longer allow us to continue with caste distinction। तो बच्चों ये जो फ्यूचर है कास्ट सिस्टम का, वो हमें थोड़ा पॉजिटिव भी इसलिए लगता है। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं कास्ट डिस्टिंक्शन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है, जैसे कि स्प्रेड हो रहा है एजुकेशन, डेवलपमेंट हो रही है, साइंटिफिक आउटलुक अगर हम देखते हैं, और ग्रो भी हो रही है स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी अमंग द पीपल। उसके अलावा एडवांसमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो बच्चों ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, बट श्योरली हेल्पिंग इन एबॉलिशिंग द कास्ट सिस्टम। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो हमें क्या कर रही है, वो हमें इम्प्रूव कर रही है, मोटिवेट कर रही है कि हम कास्ट सिस्टम को फॉलो ना करें अपनी सोसाइटी में। Now, vocation is no longer a sure index of a caste. This is evident from the fact that Brahmins are earning their living as traders। तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा एविडेंट है और ये बहुत ही ज्यादा एक फैक्ट वाली चीज है कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो अर्न करते हैं लिविंग ट्रेडर्स को। देन शॉपकीपर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट भी अगर हम देखें तो ब्राह्मण्स भी होते हैं, राइट। अदर कास्ट भी होते हैं जो कि अडॉप्ट करते हैं अदर प्रोफेशंस को, जैसे कि टीचिंग को और ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस। बट स्लोली बट श्योरली जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट है इज डाइल्यूटिंग द इफेक्ट्स ऑफ कास्ट सिस्टम। तो मतलब जितने भी क्या हो रही है, इकोनॉमिकली एडवांसमेंट हम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारा जो कास्ट सिस्टम है वो डाइल्यूट हो रहा है। उसके अलावा इंटर डाइनिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ईटिंग प्लेसेस, common canteens, college hostels and fee mixing at the social functions have dealt with a severe blow of the caste system। तो इन सारी चीजों की वजह से भी हम क्या कर रहे हैं, हम कास्ट सिस्टम को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उसके अलावा एजुकेशनिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जितना भी इविल है कास्ट सिस्टम का वो रिड्यूस हो जाए, वो एकदम एबॉलिश हो जाए, और वो उसके लिए ट्राई भी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज अनटचेबिलिटी। सो जो हिंदू सोसाइटी थी, हमने अपने हिस्ट्री के क्लासेस में भी इसको कवर किया था कि हिंदू सोसाइटी डिवाइडेड है बहुत सारे कास्ट में, राइट। नाउ पीपल हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट आर कंसिडर्ड बाय सम अनटचेबल्स। जो लोग होते थे लोअर कास्ट के, हम उनको कैसे कंसिडर करते थे कि वो अनटचेबल्स है, उनको हमें नहीं छूना है, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो लोग नहीं छू सकते, वो हमारे साथ बैठ नहीं सकते, इसी को ही हमने अनटचेबिलिटी का नाम दिया था। अब बच्चों जो अपर क्लास थी दैट रिमेन्स अलूफ फ्रॉम देम, मतलब कि जितने भी अपर क्लासेस के लोग होते थे वो उनसे दूर रहते थे। एंड द पर्सन्स ऑफ लोअर कास्ट लीड वेरी पैथेटिक लाइफ, जिसकी वजह से जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्होंने बहुत ही पैथेटिक लाइफ जी है। दे आर सब्जेक्टेड टू हाईली ऑब्जेक्शनेबल ट्रीटमेंट बाय द पीपल ऑफ हायर कास्ट। और ऐसा भी देखा गया है कि जितने भी हायर क्लासेस के लोग होते थे वो बहुत इल ट्रीट करते थे किसको, लोअर क्लासेस के लोगों को। सम हाई कास्ट पीपल थिंक दैट दे वुड बी पॉल्यूटेड इफ दे हैड एनी सोशल कॉन्टैक्ट विद द अनटचेबल्स। और कुछ हाई क्लास लोग ऐसे भी लोग थे जिनको क्या लगता था कि वो पॉल्यूट हो जाएंगे, वो गंदे हो जाएंगे अगर वो कोई भी सोशल कॉन्टैक्ट रखते हैं विद द अनटचेबल्स और द लोअर कास्ट पीपल। नाउ अनटचेबल्स ने क्या किया है, बहुत ज्यादा सफर किया है और बहुत ही ज्यादा ग्रेट डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने देखी है। एंड दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग पब्लिक वेल्स, मतलब जितने भी पब्लिक कुएं होते हैं, टैंक्स होते हैं, उनको यूज नहीं करने दिया जाता था। दे वर नॉट परमिटेड टू एंटर हिंदू टेम्पल, जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उनको उनके अंदर भी एंट्री नहीं मिला करती थी। दे हैव टू लिव इन अ सेपरेट कॉलोनीज, उनके लिए अलग से कॉलोनीज बना दी जाती थी अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल, राइट। दे आर कंपेल्ड टू अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम डिग्रेडिंग प्रोफेशंस, और उनको जो अच्छी प्रोफेशंस हैं उनमें भी एंट्री नहीं मिलती थी और उनको जितने भी डिग्रेडिंग प्रोफेशंस होते थे उनको ही फॉलो करना पड़ता था।
for example killing of animals, etc. Now coming to our next topic which is harmful effect of untouchability. तो कौन कौन से harmful effects हमें देखने को मिले हैं untouchability के। तो बच्चों अनटचेबिलिटी बहुत ही ग्रेट कर्स था। इन द फर्स्ट प्लेस इट हैज मेड द लाइफ ऑफ अनटचेबल्स मिजरेबल, क्योंकि जो भी लाइफ थी अनटचेबल्स की या फिर लोअर कास्ट के लोगों की वो बहुत ज्यादा मिजरेबल हो चुकी थी एंड वो प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे थे इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। सेकेंडली जो अनटचेबिलिटी है उसकी वजह से बहुत ज्यादा बिटरनेस क्रिएट हो गई थी बिटवीन दी अनटचेबल्स एंड दी अपर कास्ट। Thirdly, जो colonial powers थी, they tried to use the grievances of the scheduled caste to divide the Indian people of their own gain। और हमने क्या देखा कि जितने भी क्या थे colonial powers थे, जितने भी ब्रिटिश थे, उन्होंने भी काफी कोशिश करी कि वो क्या करें, वो डिवाइड और रूल करें। Then, thus they checked the growth of national feelings among them। Now, coming to our next topic which is laws to abolish untouchability। अब हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से लॉज बने, ऐसे कौन कौन से कानून आए जिन्होंने कहा कि एबॉलिश करेंगे हम अनटचेबिलिटी को। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को ताकि गवर्नमेंट ऐसे लॉज को पास करे जो कि कम्प्लीटली एबॉलिश कर दे अनटचेबिलिटी को एंड इट ग्रांट्स द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रांट करता है कि जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उन सबको ही इक्वल राइट्स दिए जाएंगे in the country। Now the government has made laws to abolish untouchability in any form। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने लॉज बनाए हैं, उन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं कि हम क्या कर पाए, हम एकदम abolish कर पाए अनटचेबिलिटी को in any form। So by an act of 1955 untouchability has been declared a criminal offense। और इसी वजह से हमने एक एक्ट को पास किया 1995 में जिसमें हमने बोला कि जो अनटचेबिलिटी है उसको परफॉर्म करना इन एनी फॉर्म वो क्या है, वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा एंड इट इज पनिशेबल ऑफेंस विद अ सेंटेंस ऑफ 1 ईयर एंड अ फाइन रेंजिंग फ्रॉम ₹1000 to 5000 और मोर। और हमने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 1 साल की जेल हो सकती है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और कितने रुपए, 1000 से लेके 5000 रुपए तक। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अ स्पेशल ऑफिसर। अब गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जिनको हम कमिश्नर ऑफ शेड्यूल कास्ट के नाम से भी जानते हैं एंड शेड्यूल ट्राइब्स के भी कमिश्नर हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि इरेडिकेट करने में हेल्प करते हैं इविल ऑफ अनटचेबिलिटी को। Now today the untouchables are free to use public places। और आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि जितने भी अनटचेबल्स हैं, जितने भी लोअर क्लास के लोग हैं वो आराम से पब्लिक प्लेसेस को यूज कर सकते हैं, वो घाट को यूज कर सकते हैं, वेल्स को यूज कर सकते हैं, टैंक, टेम्पल्स, होटल्स, सिनेमाज विदाउट एनी हिंड्रेंस वो इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट इज मेकिंग स्पेशल एफर्ट्स टू रिमूव पॉवर्टी। और इसी के साथ जो हमारी सरकार है वो भी स्पेशल एफर्ट्स ले रही है ताकि जितनी भी गरीबी है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है या फिर जो भी सेंस ऑफ इंफीरियरिटी है अमंग देम वो सारी ही खत्म हो जाए एंड सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर देम। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनके लिए अलग से सीट्स भी रिजर्व की है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सर्विसेज में, पंचायत में, म्युनिसिपल कमिटीज में, स्टेट असेंबलीज में और पार्लियामेंट में भी इनके लिए सीट्स अवेलेबल होती हैं जो कि रिजर्व होती है। दे आर गिवन स्पेशल कंसेशंस एंड फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन इन स्कूल्स। अगर हम स्कूल की बात करें तो एजुकेशन में फीस के लिए भी उनके पास क्या होते हैं, कंसेशंस होते हैं, उनकी फीस कम कर दी जाती है। कॉलेजेस में भी ये सारी चीजें होती है और उनको स्टाइफंड भी दिया जाता है। दे आर गिवन बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको किताबें दी जाती हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। हर एक स्टेट के पास बच्चों क्या है, एक स्टैब्लिश्ड शेड्यूल कास्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट भी होता है जो कि सेफगार्ड करता है इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट को या फिर शेड्यूल ट्राइब को। नाउ कमिंग टू व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वे ऑफ लाइफ ऑन अनटचेबिलिटी। सो जो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है उसने भी काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, बहुत सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन इरेडिकेटिंग अनटचेबिलिटी। सो जो ग्रोथ हुआ है मॉडर्न कल्चर्स का, मॉडर्न इंडस्ट्रीज का, रेलवे का, बसेस का एंड जो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हमें देखने को मिले हैं, उसकी वजह से जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं वो एकजुट हो गए हैं, वो एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं एंड जो ग्रोथ हुई है सिटीज की, टाउन्स की, उसकी वजह से भी जो कास्ट डिफरेंट कास्ट के लोग हैं वो साथ में रह रहे हैं, राइट। सो ये जो सोशल कॉन्टैक्ट्स है वो बनने स्टार्ट हुए हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से भी, बहुत ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है एंड सारे ही कास्ट के लोग आपस में काम करते हैं एंड इन द पास्ट देयर वाज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन कास्ट एंड ऑक्यूपेशन। लेकिन पास्ट की अगर हम बात करें तो बहुत ही क्लोज कनेक्शन था बच्चों कास्ट और ऑक्यूपेशन के बीच में, बट द सिचुएशन हैज चेंज टुडे। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जरूरी नहीं है कि कॉबलर का जो बेटा है वो कॉबलर ही बनेगा,
वो उसकी चॉइस है कि उसको कौन सा ऑक्यूपेशन करना है, राइट। वो डॉक्टर भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है। इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल एज जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज द मेन मोटिव, क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए, हर किसी को चाहिए प्रॉफिट। सो द पर्सन कैन डू एनी जॉब, तो जो पर्सन है वो कोई भी जॉब कर सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट और अकॉर्डिंग टू द स्किल्स दे हैव। So that is all about impact of modern way of life on untouchability. Now coming to our next topic, which is what can we do to remove untouchability. तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं ताकि हम untouchability को बिल्कुल रिमूव कर दें। ड्यू टू द सिंसियर एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो इविल है अनटचेबिलिटी का वो रिड्यूस हो चुका है, लेकिन वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स है जो हमें अभी भी लेने हैं ताकि हम क्या कर पाए, इम्प्रूव कर पाए अपनी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस को, या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्रूव कर पाए कंडीशंस ऑफ अनटचेबल्स को। नाउ पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द इवल्स ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू मास मीडिया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लोगों को और ज्यादा अवेयर करना चाहिए मास मीडिया के थ्रू कि कौन कौन से इवल्स होते हैं अनटचेबिलिटी के। एंड हमें बहुत सारे जर्नल्स लिखने चाहिए, हमें टेलीविजन प्रोग्राम चलाने चाहिए, सिनेमा थिएटर स्पीचेस देनी चाहिए, और जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं उनको भी इनकरेज करना चाहिए। देन स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। सो एक पैरेलल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था ड्यूरिंग अ फ्रीडम मूवमेंट, और जो दोनों ही मूवमेंट है वो साथ साथ चलाए गए थे। जैसे कि पहला मूवमेंट था कि इंडिपेंडेंस चाहिए हमें फॉरेन रूल से या फिर ब्रिटिश रूल से, और दूसरा मूवमेंट ये था कि अबॉलिशन होना चाहिए, एकदम स्टॉप कर देना है सोशल इविल्स को, जैसे कि कास्टिज्म है, अनटचेबिलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सेट्रा। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक, अब बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे उस टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया इन मूवमेंट्स को अगेंस्ट ऑल द फॉर्म्स ऑफ सोशल इविल एंड डिस्क्रिमिनेशन। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारे दलित थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया खुद को टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स, ताकि वो मंदिर में एंट्री ले पाए। जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने भी अपनी वॉइस को रेज किया अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट। इन द इकोनॉमिक फील्ड जो पीजेंट्स थे उन्होंने भी मूवमेंट को चलाया। दे वर ऑर्गेनाइज टू गेट देम रिलीज फ्रॉम द ग्रैप्स ऑफ मनी लेंडर्स, मतलब जितने भी मनी लेंडर्स होते थे जो उनको फंसा लेते थे, ट्रैप कर लेते थे, उन्होंने उसके खिलाफ भी मूवमेंट चलाया, और टू गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक्स वेव्ड। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ क्या कि जो इविल था अनटचेबिलिटी का वो डिक्लेयर कर दिया गया कि वो इलीगल है एकदम। एंड द फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ द इविल इफेक्ट्स ऑफ सोशल इल्स। तो जो हमारे कौन थे बच्चों, फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी अवेयर थे कि कितने सोशल इविल्स होते हैं अनटचेबिलिटी के। देन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि बहुत ही ज्यादा लीडिंग फिगर हुआ करते थे और इन द मेकिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने भी प्लीट लिया कि वो कंप्लीटली इरेडिकेट कर देंगे सोशल इविल्स को। दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दैट द स्टेट शैल नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन, और उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि डिस्क्रिमिनेशन को हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रीड, that there shall be equality of opportunity in matter of education, in matter of public employment। और क्या बोला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर एक पर्सन को इक्वल देखा जाएगा और सबको ही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में हो। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इट्स सिटीजन द फ्रीडम ऑफ फॉलो एनी रिलीजन, एनी लैंग्वेज, टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो सबको ही ये फ्रीडम देता है कि वो अपने लैंग्वेज को फॉलो कर सकते हैं, रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, अपना फेवरेट फेस्टिवल मना सकते हैं और खुद को फ्रीली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। इट हैज मेड इंडिया अ सेकुलर कंट्री, और इसी वजह से हमारा जो इंडिया है वो सेकुलर कंट्री बना, जहाँ पे हर एक इंसान के पास राइट है और वो प्रैक्टिस कर सकता है अपने रिलीजन को विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। Now, despite these measures, narrow casteism is still active today, right? In many places we can see कि बहुत जगह पे भी, छोटी छोटी जगह पे कास्टिज्म अब भी फॉलो होता है। तो ये क्या है बच्चों, ये रूट एविल है, ये बहुत पहले टाइम से है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, हमें एजुकेशन को एक्सपैंड करना पड़ेगा, हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि कौन कौन से सोशल इविल्स होते हैं अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट प्रीजुडिस, राइट? सो द अर्जेंसी ऑफ इरेडिकेटिंग देम, सो दैट कि हम क्या कर पाए, हम बहुत इजीली इसको इरेडिकेट कर पाए। सो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा एंड आई होप यू ऑल विल रिवाइज इट। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।